नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही चर्चित ज्योतिषीय विषय के बारे में, जो है काल सर्प योग। ये काल सर्प योग क्या है और ये कैसे कार्य करता है, ये बनता कैसे है, आइए जरा इसे किसी कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। काल सर्प योग क्या है और यह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुंडली में काल सर्प योग होता कैसे है। आप कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या ये नहीं है। कोई भी कुंडली कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक मिथुन लग्न की कुंडली है, किसी भी लग्न की हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब काल सर्प योग के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा आपकी कुंडली में काल सर्प योग है अथवा नहीं है। आप कुंडली में सभी ग्रहों को देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कहीं पर भी अगर यहाँ एक राहु है और यहाँ कुंडली में केतु है, तो राहु और केतु के सभी ग्रह एक तरफ हैं या नहीं है, बस यही आपको देखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर है सूर्य और चंद्रमा और मंगल और बुध और गुरु, शुक्र और शनि, ऐसी एक कुंडली बन गई है। तो इस कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग बन रहा है, क्योंकि अगर आप सभी ग्रहों को देखें तो सब ग्रह राहु और केतु की एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ हैं। ये कहीं भी हो सकता है, अगर यहाँ राहु है, यहाँ केतु है और आप देखते हैं सभी ग्रह एक तरफ हैं, तो ये कुंडली में काल सर्प योग होता है, ऐसा कहा जाता है। तो काल सर्प योग क्या है? जब सभी ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत हों तो इसे कहा जाता है काल सर्प योग। क्या प्राचीन ग्रंथों में भी इसी का वर्णन है? अब यहाँ ज्योतिषीय ग्रंथों में, दक्षिण भारतीय कुछ ज्योतिषीय ग्रंथों में, बहुत कम ज्योतिषीय ग्रंथों में काल सर्प योग की बहुत महत्व दिया गया, बहुत चर्चा की गई है। जबकि उत्तर भारतीय जो ज्योतिषीय ग्रंथ है, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ हैं, उनमें काल सर्प योग का ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। तो काल सर्प योग को आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे महर्षि पराशर या जो प्राचीन हमारे विद्वान हुए हैं, वराह मिहिर, महर्षि पराशर, जैमिनी, ये सब विद्वानों ने एक योग की चर्चा की है कि जब सभी ग्रह दो पाप ग्रहों के अंतर्गत आते हों, दो पाप ग्रहों से सभी ग्रह घिर जाएं, तो ऐसी स्थिति में योग ये अशुभ स्वभाव का योग होता है, अशुभ प्रभाव वाला योग होता है। तो बस इसी के अंतर्गत आप इस राहु और केतु के बनने वाले काल सर्प योग को भी देख सकते हैं। नाम काल सर्प योग का आजकल बहुत प्रचारित हो रहा है, इसलिए लोग भयभीत हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इससे बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी कुंडलियों में तो ये शुभ फल दे रहा है, बहुत सारी कुंडलियों में ये समस्या पैदा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो आपको सफलता मिलेगी ही नहीं जीवन में। इसका सफलता से खास संबंध नहीं है। हाँ, इसका संबंध थोड़े संघर्ष से हो सकता है। इतना हो सकता है कि आपको नॉर्मल लोगों की वजह से, नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, ये हो सकता है। लेकिन क्या आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा रहने वाला है जीवन में? तो ऐसा नहीं है। इसका डिपेंड करता है आपके बाकी ग्रह कैसे हैं। अगर हम सिर्फ इसी कुंडली को ले लें तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ चीज़ें बुरी हो जाएंगी। जैसे कि ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, अब बावजूद इसके कुंडली में काल सर्प योग है, इसका कार्य क्षेत्र तो बहुत अच्छा ही रहेगा। तो जब ऐसे किसी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है तो इस काल सर्प योग का प्रभाव अलग अलग होगा अलग अलग कुंडलियों में। सबसे पहले हमें समझिए काल सर्प योग है क्या। राहु और केतु के सब ग्रह यदि एक तरफ हो जाएं तो इसे हम काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग जैसा कि नाम बता रहा है, इसे काफ़ी अशुभ समझा जा रहा है, बुरा समझा जा रहा है, इतना बुरा प्रभाव दे नहीं रहा है। अलग अलग कुंडलियों में कुछ में बुरा हो सकता है, लेकिन इसकी दशा अंतरदशा में ज़्यादा प्रभाव होगा। जब राहु की महादशा होगी या केतु की महादशा होगी तब शायद आपको इसका ज़्यादा प्रभाव देखने में आए, अन्य प्रकार से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं देखने में आता है। अब इसके बहुत से प्रकार होते हैं। प्रकार मतलब कि इसके अगर पहले भाव में राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है तो इसे अनंत काल सर्प योग कहा जाता है। इसी तरह से
दूसरे भाव में हो तो कुलिक कहते हैं, तीसरे भाव में राहु हो तो इसे वासुकी कहा जाता है, चौथे में शंखपाल, पांचवें में पद्म, छठे में महापद्म, सातवें में तक्षक, आठवें में कर्कोटक, नौवें में शंखचूड़, 10वें में घातक और 11वें में विषधर और 12वें में शेषनाग। इस प्रकार से 12 स्थानों में राहु को देखते हुए इसके नाम दे दिए गए हैं। राहु किस स्थान में बैठा है उसके अनुसार इसको काल सर्प दोष कहा गया। अगर आपको राहु पहले स्थान में बैठा और केतु यहां बैठा और सभी ग्रह एक तरफ हो गए तो आपकी कुंडली में अनंत नाम का काल सर्प योग होगा। तो आप अपनी कुंडली से मैच कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है। अगर दूसरे भाव में राहु है और यहां केतु है और सब ग्रह इस तरफ हो गए हैं या उस तरफ हो गए हैं, वो किधर भी हो सकते हैं, सब ग्रहों को एक तरफ होना चाहिए बस। तो अगर वो एक तरफ है तो ऐसी स्थिति में फिर इसे कुलिक नाम का काल सर्प योग कहा जाएगा। अब कुछ लोग इसे 24 प्रकार का बता रहे हैं कि आधे ग्रह इस तरफ ग्रह हो तो अलग प्रभाव, उस तरफ ग्रह अलग प्रभाव है। तो ये बहुत विस्तृत मामला है देखने का, लेकिन मूल रूप से आपको अगर ये समझना कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है तो आप राहु और केतु को देखिए और ये देखिए कि क्या सभी ग्रह एक और हो गए हैं। वो किसी और भी हो सकते हैं, दाईं और बाईं और, इसका कोई अर्थ नहीं पड़ेगा, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर वो सब एक और हैं तो ही आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। अब क्या काल सर्प वाले व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहे हैं? असल में इसका कोई विशिष्ट संबंध बात से नहीं है कि वो सफल हो पा रहे हैं। काल सर्प योग वाले व्यक्ति बहुत सफल हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, उन्होंने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो काल सर्प योग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ 20-30 वर्षों से आप देखिए काल सर्प योग बहुत प्रचलित हुआ है और इसके आधार पर लोगों को बहुत डराया जा रहा है कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में इसलिए आपका विवाह नहीं हो रहा, काल सर्प दोष आपकी कुंडली में इसलिए आपकी नौकरी नहीं लग रही। लेकिन नौकरी न लगना काल सर्प दोष से संबंधित ज़्यादा नहीं होता है। मोस्टली ऐसा नहीं होता कि काल सर्प योग होगा तो आपका विवाह नहीं होगा, काल सर्प योग होगा तो आपकी विवाह टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक तो काल सर्प दोष के प्रकार पर निर्भर करेगा कि उसका प्रभाव कैसा होगा। दूसरा फिर बाकी ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इससे बहुत बड़ी प्रभाव मामला होगा। अगर आपका सप्तम भाव बहुत अच्छा है तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग बनने पर भी आपको कोई खास समस्याएं जीवन में देखने में नहीं आएंगी वैवाहिक जीवन में। तो विवाह का संबंध काल सर्प दोष से नहीं है, ना ही इसका संबंध आपकी नौकरी से है। सिर्फ ये है कि आपको संघर्ष थोड़ा एवरेज लोगों से ज़्यादा करना पड़ रहा है। इतना ज़रूर आप इसे एक समप रूप से, एक सार रूप से आप इतना समझ सकते हैं, सार रूप से कि भाई आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है सामान्य व्यक्तियों की तुलना में, आम जनमानस की तुलना में आपकी कुंडली में संघर्ष ज़्यादा हो गया है। बस इतना सा समझें। फिर काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में है तो उसका प्रभाव विशेष रूप से कब आएगा? इसका प्रभाव विशेष रूप से केवल तब दिखाई देता है जब आपकी कुंडली में बहुत अशुभ ग्रह की, पाप ग्रह की दशा चल रही हो या फिर राहु और केतु की दशा में इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने में आएगा। अब अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको इसके संदर्भ में उपाय क्या करना चाहिए? बहुत प्रकार के उपाय हो सकते हैं, बहुत प्रकार के उपाय प्रचलन में है। इसके बहुत प्रकार के उपाय हो सकते हैं। विशिष्ट रूप से जो उपाय प्रचलन में है वो है काल सर्प दोष की शांति। लेकिन काल सर्प दोष की शांति का विधान भी बहुत नया है। मैं व्यवहार में क्या देख रहा हूँ कि वो लोग जो शिव उपासक रहे हैं, शिव उपासक हैं, अपने लंबे समय तक शिव की पूजा रोज करते रहते हैं, ऐसे लोगों पर शिव कृपा की वजह से काल सर्प दोष का बहुत प्रभाव नहीं देखने में आया है। तो मैं आपको ये जरूर राय दूंगा कि अगर आपको काल सर्प दोष है तो आपको शिव पूजा करके देखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से निश्चित रूप से आपको इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। काल सर्प दोष के प्रभाव आपसे लगभग गायब होने लगेगा। राहु के प्रभाव को शिव पूजा से कमी आती है, केतु के प्रभाव में भी शिव पूजा से कमी आती है, और काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में है तो ऐसी स्थिति में शिव पूजा नियमित रूप से करने से, भगवान शिव की नित्य उपासना करने से आपको ज़बरदस्त लाभ देखने में हो सकता है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, राहु को हम माना जाता है, राहु बहुत जो गरीब लोग हैं
उन पर राहु कारक रहता है। अगर आप बहुत गरीब लोगों की सहायता करते हैं, खास तौर पर अन्न आदि का दान देने पर, विभिन्न प्रकार के अन्न उन्हें दान देने की कोशिश करते हैं, लाभ पहुंचाने की उन्हें कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है। आप देखिएगा पुराने समय में सप्तधान्य की बात की गई थी कि 7 प्रकार के दान यदि हम दरिद्र लोगों में दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कालसर्प दोष या राहु के प्रभाव में कमी आती है। ऐसा भी व्यवहार में देखा जा रहा है कि इससे लोगों को लाभ हो रहा है। तो यहाँ आप ये उपाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप कालसर्प दोष के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।